जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि अपना नीट 17 जुलाई को जो हो रहा है, तो 1 मई से अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज़ होंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखने वाली है। सॉरी, आई नो कि मैं ये वीडियो 2 महीने बाद लेके आ रहा हूँ, तो आई नो कि आप लोग वेट कर रहे थे, बट थोड़ा सा मैं भी बिज़ी था। और मैं ये चाहता था कि अगर आऊँ अब तो कंसिस्टेंटली होकर के आऊँ, या मतलब थोड़ा रुक के ही आ जाऊँ, नहीं तो बीच में आता फिर गायब हो जाए, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था। सो अब मैं इस वीडियो के बाद से कंसिस्टेंटली आपके साथ जुड़ा रहूँगा। सो सॉरी फॉर द प्रीवियसली कि मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, बट अब ऐसा नहीं होगा। सो आई होप आप लोग वेट कर रहे थे, तो हम सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं कि अब आपकी नीट के 75 डेज़ रह गए हैं। मतलब ये मैंने जो बनाया है, स्पेशली ये जो स्ट्रेटजी बनाया है मैंने, ये 1 मई से बनाया है कि 75 डेज़ को आपको कैसे कवर करना है, कैसे प्लान करके रखना है। ये एक ओवरव्यू होगा जिसको मैं टाइम टू टाइम आपको डिटेल्स बताता जाऊंगा, जिसमें आपको कैसे कैसे छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स कैसे कैसे फॉलो करनी है। सो सबसे पहले लास्ट के 75 दिन के लिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। बिना टेस्ट सीरीज के कुछ नहीं हो सकता। सो आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। हर हालत में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहिए। आप वो टेस्ट सीरीज कोई सा भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये टेस्ट सीरीज आप फिजिक्स वाला का ले लो, आपको टेस्ट सीरीज आकाश का ले लो, एलन का ले लो, या फिर बहुत सारे नीट प्रेप है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं या ऑनलाइन चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपको ये टेस्ट सीरीज आराम से मिल पाएंगे एक लेजिटिमेट वैल्यू में। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फिजिक्स वाला को ले लो, क्योंकि अभी फिजिक्स वाला का रैंकर्स टेस्ट सीरीज है जो कि शायद 249 का है। मैं पहले बता लूँ, इसके कोई प्रमोशन को मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे हेल्प हुई थी। उसमें 20 टेस्ट है और 14 जिसमें पार्ट वाइज है और 6 फुल सिलेबस टेस्ट है। सो मैं आपको ये बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप चाहो तो ये ले सकते हो। मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस मैं आपकी हेल्प के लिए चीज़ बता रहा हूँ। अफोर्डेबल प्राइस है, 250 रुपये बहुत ईजिली खर्च हो जाते हैं। तो दैट्स वाई एम सेइंग कि आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। एक टेस्ट सीरीज आपको अपने सिलेबस के साथ कंटिन्यू रखता है। आपको बताता रहता है कि आपको टाइम टू टाइम कहाँ पढ़ना है और कहाँ आप लैग कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम किसी एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जब टेस्ट में उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और जो दूसरा टॉपिक रह गया था उससे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस हमारा पूरा हिल जाता है, लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। सो आपको एक टेस्ट सीरीज से ये पता रहेगा कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे टेस्ट देना है। तो आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाएगा। अब उसको करना कैसे है। सो मैंने इसको 2 हिस्से में बांटा है, पहले 60 दिन और आखिरी के 15 दिन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले 60 दिन और आखिरी के 15 दिन, पहले 60 दिन और आखिरी के 15 दिन। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले 60 दिनों में आपको ध्यान देना है अपने सिलेबस रिवीजन पे। अब सिलेबस रिवीजन करने का तरीका क्या है, सिलेबस रिवीजन करने का तरीका मैं बताता हूँ। बायोलॉजी में क्या करना है आपको, बायोलॉजी में जो बच्चे जैसे कि अभी क्या चल रहा है फिजिक्स वाला के ऊपर, अभी क्या चल रहा है, उम्मीद 2.0 चल रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, उम्मीद 2.0 चल रहा है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर उसमें फिजिक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिजिक्स को उम्मीद 1.0 जो उम्मीद का जो 2000 पिछले साल जो आए थे लेक्चर, अब फिजिक्स के वहाँ से लेक्चर देख लो। लेकिन आपको क्या करना है, लगभग लगभग उन्होंने क्या किया है कि जो पैटर्न पिछली बार था सिलेबस चैप्टर बाई चैप्टर का, इस बार भी उन्होंने वही रखा है। सो वट यू हैव टू एक्चुअली डू कि जो 60 दिन है पहले, उसमें क्या आपको सिलेबस रिवीजन करना है और पार्ट वाइज टेस्ट देते रहना है। सिलेबस रिवीजन करना है और पार्ट वाइज टेस्ट देते रहना है। सिलेबस रिवीजन कैसे करना है, सिलेबस रिवीजन आप कर लो लेक्चर्स के थ्रू कर लो, एनसीईआरटी के थ्रू कर लो, और टेस्ट जरूर दो। मतलब टेस्ट के जो डेट आपने फिक्स किया हुआ है, आप एक स्केड्यूल बना लोगे, या फिर मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आने वाले वीडियोज़ में भी उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें बताऊँ कि आप स्केड्यूल बना लोगे और उसको ही करोगे फॉलो। अब जैसे मान लो क्या है, बायोलॉजी अपने पास, तो बायोलॉजी में क्या करना, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी रीडिंग हर हालत में करनी है। देख लो यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग हर हालत में होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं किया तो बायोलॉजी में आपने कुछ भी नहीं किया। सो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर ले सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे क्रैब साइकिल हो गया, उसको समझना है आपको। अगर प्लांट किंगडम मेजरली चीज़ें याद करने वाली है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर की स्ट्रैटेजी लेके आऊँ कि इस चैप्टर को कैसे रीड करना है आपको। जैसे प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसको याद करना है। अब याद कैसे करना है भाई, उसको मैं पहले एग्जाम्पल सारे याद कर लूँगा, उसके बाद उस चैप्टर को रीड करूँगा। पहले एग्जाम्पल्स रट जाऊँगा, उसके बाद उस चैप्टर को रीड करूँगा। सिमिलरली तो आप चीज़ें को ऐसे ऐसे फॉलो करना है, क्या एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, लेक्चर देखने, एनसीईआरटी रीडिंग जितनी बार करोगे उतनी बार कम है, इसलिए आप एनसीईआरटी रीडिंग जितनी बार कर सको उतनी बार करो। समझ रहे हो, जितनी बार पॉसिबल उतनी बार करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, लेक्चर आपको लेना है,
जैसे केमिकल बॉन्डिंग पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, एक्चुअली आपको पूरी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। सो लेक्चर, उसके बाद नोट्स रिवाइज करने हैं। जो लेक्चर लिया आपको नोट्स को डेफिनेटली रिवाइज करना है और एनसीईआरटी भी रीड करनी है। 3 चीज़ करनी है क्या, लेक्चर लिया, नोट्स रिवाइज किया, एनसीईआरटी रीड, लेक्चर, नोट्स रिवीजन, एनसीईआरटी। अब लेक्चर में भी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेक्चर में टीचर ने पक्का क्वेश्चन करवाए होंगे हर हालत में, कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो लेक्चर लेता है और क्वेश्चन नहीं करवाता। सो आपको पक्का क्वेश्चन करवाए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिमाइंड कर लेना कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं हर हालत में। नाउ लेट्स गो टू फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, लेक्चर तो आपको लेना है फिजिकल केमिस्ट्री में, नोट्स रिवीजन करना है, इतनी चीज़ें तो सेम है। यहाँ पे एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं ना, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स पिंक कलर के बॉक्स में बने रहते हैं ऐसे करके, पिंक कलर के बॉक्स में जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखने हैं आपको, उनको कैसे सॉल्व किया गया है वो देखना है आपको, और साथ में आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला रिवीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपको फॉर्मूला टिप्स पे है तो बेसिक फॉर्मूला पेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिजिकल केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी नीट का मतलब बहुत ही, बस वो आपसे आपकी टेम्परामेंट देखना चाहता है आपका कि आप कितने फॉर्मूला एक साथ याद कर सकते हो। सो आपको फॉर्मूला हर हालत में रिवाइज करना है। नाउ लेट्स कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहीं से भी आपने लेक्चर लिया, ठीक है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर ले लिया। अब लेक्चर लेने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें कई बार टीचर बताया था एनसीईआरटी के बाहर का, एनसीईआरटी के बाहर है बिल्कुल नहीं जाना, कुछ जानने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के बाहर की। आप एनसीईआरटी को रीड करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को आपने रीड कर लिया, उसका नोट्स ही एनसीईआरटी है एक्चुअली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नोट्स है ना वो एनसीईआरटी नोट्स है, क्योंकि उसके अलग से नोट्स बनाने का कोई सेंस बनता ही नहीं किसी हालत में। आप जितनी बार नोट्स बनाओगे आप सारी चीज़ें कॉपी में लिख लोगे, तो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी ही बार बार रीड करो, बार बार रीड करो। जो पैटर्न्स हैं, जो एक्सेप्शंस हैं उनको अंडरलाइन करो, उनको बार बार रीड करो, उनको हाईलाइट करो, उनको बार बार रीड करो। और नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो अच्छी बात है, उसको रीड कर सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी को ही रीड करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस मैं यही सजेस्ट करूँगा। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें बस डराता है और कुछ भी नहीं। फिजिक्स में क्या करना है, फिर नोट्स बनाने हैं, मतलब लेक्चर लिया आपने, नोट्स लिया, ठीक है। फॉर्मूला स्पेसिफिक है, देखो फॉर्मूला स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ मैं कि फॉर्मूला आपको एट द एंड आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसका फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लेगा, और कुछ भी नहीं है, टाइम कहीं नहीं खाता। हमें यही याद नहीं रहता कि हम फॉर्मूला बना रहे होते हैं एग्जाम में। सो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला याद कर लो। क्वेश्चन तो पक्का आप लेक्चर कर रहे हो ना, फिजिक्स का अगर कोई भी लेक्चर ना बिना क्वेश्चंस के हो ही नहीं सकता। अगर कोई टीचर ना फिजिक्स बिना क्वेश्चन के पढ़ा रहा है ना तो बेवकूफ़ है, मैं सही बता रहा हूँ। फिजिक्स बिना मैंने खुद फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, सो इट्स बेटर कि मैं फिजिक्स, अगर कोई टीचर बिना क्वेश्चन के पढ़ा रहा है तो मतलब आई डोंट थिंक कि उसको फिजिक्स आती है पढ़ाना। सो इट्स बेटर कि आप फिजिक्स क्वेश्चन पक्का करो, वो चीज़ तो करनी है आपको। अब क्या है, फिजिक्स में फॉर्मूला नोटबुक, अब फॉर्मूला नोटबुक एक ज़रूर बना लेना यार। ये फॉर्मूला नोटबुक आपके फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में होना चाहिए, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूले होते हैं, और फॉर्मूला आपके सॉल्व हो गया, आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, क्वेश्चन आपकी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो अब ये 60 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी है। इन 60 दिनों में आपको यही चीज़ें फॉर्मूला रिवाइज करनी है, रिपीटेडली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, रिपीटेडली करनी है। बहुत बार मोटिवेशन डाउन होता है, बहुत बार नीचे जाते हैं अपन, लेकिन उतनी बार अपने को ऊपर उठना है। सो आपको कंसिस्टेंटली ये सारी चीज़ें करते रहना है। नाउ अब बात करते हैं कि भाई ये मैंने, अब तीसरी बात क्या थी कि ये तीसरी लास्ट 15 दिन में क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, लास्ट 15 दिन में क्या करेंगे, हम फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, वो भी डेली या अल्टरनेटिवली भी दे सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसके लिए मैं आगे फ्यूचर में बात करेंगे। अपन जो पहले 60 दिन है उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं और उसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं। सो टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है हमें। अब टेस्ट हमेशा क्या करना है, एक सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, टेस्ट में हमेशा आपको 2 to 5 PM में टेस्ट देना है, ध्यान देना, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम 2 से 5 PM पे ही होने वाला है। मतलब अब ऑल दो 200 मिनट्स का हो चुका है, सो आप समझ लो कि आप 2 से 5 20 हो जाएगा, तो इट्स लाइक कि आपको 200 मिनट्स में 2 से 5 में आपको बैठना है, ठीक है। मतलब आप 5 20 कर लो या फिर इसको 1 40 से कर लो, जैसे कंफर्टेबल आप वैसे कर लो, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको मिल तो रहे हैं एक्चुअली 200 मिनट्स, ठीक है, एक्चुअली आपको 200 मिनट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, 175 मिनट्स में अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 175 मिनट्स में अगर आपने पेपर को सॉल्व कर लिया, सो अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप टेस्ट ऑनलाइन सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा,
आपसे साइन करवाते हैं, OMR भरवाते हैं, गोला भरना होता है अपने को, सो लिखना होता है बहुत सारी चीज़ें, सो दैट्स वाई अपना टाइम बहुत खपत हो जाता है। कई बार OMR में क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता, क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते टाइम गायब हो जाता है। तो सारी चीज़ें कवर करने के लिए मैंने 25 मिनट अलग से डाल दिया है। बाकी आप एक चीज़ और होता है, एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उस चीज़ से भी लोड लेने के लिए, सो आपके पास 25 मिनट का एज रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, अटैम्प्ट किस सीरीज़ में करना है, किस पैटर्न में अटैम्प्ट करना है, तो हमेशा बायोलॉजी को सबसे पहले अटैम्प्ट करना। क्या बोल रहा हूँ, बायोलॉजी को सबसे पहले अटैम्प्ट करना, उसके बाद केमिस्ट्री को अटैम्प्ट करना, उसके बाद फिजिक्स को अटैम्प्ट करना। अब मैंने क्यों बोला कि बायोलॉजी को सबसे पहले अटैम्प्ट करना, तो उसके लिए एक चीज़ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, बायोलॉजी में अपने पास कितने क्वेश्चन होने वाले हैं इस बार, एक सेकेंड, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। अपने को अटैम्प्ट कितने करने हैं, 90 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कितने होंगे, 50 होंगे, अपने को अटैम्प्ट करने हैं 45। अब ध्यान देना इस चीज़ को, अगर आपने बायोलॉजी 40 मिनट में कर लिया ये, और आपने 1 घंटे में, या फिर मान लो कि 40 मिनट में बायोलॉजी कर ली, और मान लो कि 40 मिनट में आपने बहुत हद तक केमिस्ट्री कर ली, ठीक है, बहुत हद तक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन भी कर लिए आपने, ठीक है। टोटल अभी भी देखो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 115 क्वेश्चन कर लिए हैं। और दिस थिंग गोना बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मतलब इसको इस तरह समझो कि आपने 1 आवर मतलब 1 आवर 20 मिनट्स में 1 आवर 20 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 115 क्वेश्चन कर लिए। तो अब आपके पास कितना बचा हुआ है, 1 आवर 20 मिनट्स में मतलब 1 आवर 20 मतलब कितना होगा, 80 मिनट हो गया। अभी भी आपके पास 120 मिनट बचे हुए हैं, जिसमें आपको मतलब आपके अभी भी आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं, जिसमें आपको बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन करने हैं, मतलब 50-60 क्वेश्चन करने हैं। और सो इस चीज़ से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हमने 400 से 500 के बीच का अटैम्प्ट कर लिया है। और 400 से 500 बीच का आपने एक बार अटैम्प्ट, आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि इतना मैंने कर लिया है, सो उस चीज़ से आपको अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप डगमगा जाओगे। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे ये काम करती है। जो बच्चे पहले फिजिक्स करने जाते हैं उनका क्या होता है, बाद में बायोलॉजी के बहुत ईजी क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो अपने को आता है उसको अपने को मार्क्स को सिक्योर करके आना है। उसके बाद बात करते हैं, अब ध्यान दो, ये टेस्ट एनालिसिस के आगे क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी। टेस्ट एनालिसिस कंपलसरी है। अब टेस्ट एनालिसिस कंपलसरी क्यों है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अगर आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने गलती क्या की है, और आपकी गलती नहीं पता चलेगी तो आप अगली बार सुधारोगे नहीं, और वही एक गलती आप कहाँ करके आओगे, नीट 2022 में। तो अपने को नीट 2022 में वो गलती नहीं करनी है। सो अब ध्यान देना कैसे कैसे करना है। अगर मान लो कि बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको ना वो लाइन नहीं देखनी, बस आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अगली बार उस टॉपिक में से ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि बहुत छोटा सा टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, और अगली बार गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, रीड दैट कंप्लीट टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं। मान लो क्रैब साइकिल से आपने क्वेश्चन गलत किया था ना, आप क्रैब साइकिल को पढ़ लो। अब मान लो ह्यूमन डेंटेशन से आपने क्वेश्चन गलत किया था, आप उसको पढ़ लो। आप मान लो कि CNS के हार्मोन वाले चैप्टर से, मान लो कि हार्मोन वाले चैप्टर से आपने इसमें गलत किया था कि किडनी से कौन कौन से हार्मोन है, किडनी में कौन कौन से ग्लैंड्स बन रहे हैं, आप उसको देख लो। सिर्फ उस सेक्शन को देखो, बस उतना देख लो, उसी को रिवाइज करो। पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में टाइम वेस्ट होगा, तो उस पैराग्राफ को रिवाइज करो, जल्दी रिवाइज हो जाएगा 5 से 10 मिनट में, और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी। और अंडरलाइन करके जो रख लेना कि यहाँ पे मैंने इस बार गलती की है, अगली बार गलती नहीं करूँगा। गॉट इट। नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में 2 चीज़ें होती हैं, एक थ्योरी होता है, एक फॉर्मूला, मतलब आपने क्वेश्चन गलती किया होता है। तो टॉपिक रीडिंग करनी है आपको। थ्योरी में क्या करना है, अपने को टॉपिक रीड करना है। अब टॉपिक कैसे रीड करना है कि किसी भी थ्योरी, मान लो कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने कुछ भी गलती कर दी कि एक सीरीज अपन ने गलती कर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गलत कर दिया। अपने को जा करके वो पैराग्राफ देखना है कि उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में हमने क्या गलती की थी, या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वाली सीरीज में क्या गलती की थी, और उसको अपने को मार्क करके रख लेना है कि अगली बार से ये सीरीज या ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया अपने को टॉपिक रीडिंग का। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हैं, अपन नोट्स जाके देख सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स जाके देख सकते हैं। मतलब जहाँ भी नोट्स की जरूरत है, टॉपिक रीडिंग को आप बस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करो, पूरे चैप्टर को रीड करने मत जाओ कि ये चैप्टर मुझे नहीं आता, उस टॉपिक को रीड करो। आपने उस टॉपिक से गलती की है, उस टॉपिक को रीड करो। नाउ लेट्स कम टू फिजिकल, कहाँ पे न्यूमेरिकल गलती की। न्यूमेरिकल वाले में आप देखो कि क्या आपको पहले फॉर्मूला याद था, अगर फॉर्मूला याद था तो क्या आपने एप्लीकेशन में गलती किया। दोनों चीज़ें 2 स्टेप है। अगर पॉइंट टू पॉइंट, चेक बाय पॉइंट, मतलब यानी कि चेक पॉइंट्स की तरह आप चेक करते जाओगे ना कि हाँ भाई मेरे फॉर्मूले सही था, मैंने कैलकुलेशन में गलती की। अब कैलकुलेशन में गलती की तो अब यहाँ से मुझे कैलकुलेशन में गलत नहीं करना है, तो मैं नोट करके रख लूँगा।
अब यही एक बात लास्ट में बताने वाला जो आपके काम आने वाली है, उसको नोट करके रख लूँगा। साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कहीं से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स जहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिनमें रिलेटेबल क्वेश्चंस जो होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है अपने को। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो आपको तो पता है ना कि आपने ये लेक्चर लिया हुआ है। अब इस लेक्चर में इस टाइम ड्यूरेशन के बाद ये टाइम स्टैम्प भी होते हैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में, या जो चैनल वाले होते हैं वो डाल देते हैं, या फिजिक्स वाला भी खुद डाले हुए होते हैं टाइम स्टैम्प, या फिर बच्चे डाल देते हैं टाइम स्टैम्प नीचे में। अब वहाँ से बस उस टॉपिक को देख लो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था इसका। अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया फिजिक्स का, जितनी बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उतनी बार आपका फॉर्मूला रिवाइज होगा और उतनी बार आप क्वेश्चन करने की ताकत बढ़ेगी आपकी। ठीक है, साथ में फॉर्मूला रिवीजन तो हर हालत में करना है उसका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज़ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, भले उस लेक्चर का क्वेश्चन हो या फिर आगे पीछे कहीं से भी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, सिमिलर क्वेश्चन को देख के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-3 नहीं ज़्यादा करना, उस तरह के 3-4 क्वेश्चन मत कर लो कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ ध्यान देना, मस्ट रिवाइज ऑन सेम डे। ये किस चीज़ के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ? टेस्ट एनालिसिस में जो भी आपने गलती की है उसको आप सेम डे पे रिवाइज करो। ये सारी चीज़ें किसके रिगार्डिंग बोल रहा था कि आपने जो गलती की है, गलती को चुनो, उनको लिखो। अब ध्यान देना क्या करना है मैंने, ये जो लास्ट में बोल रहा था ना कि ये लास्ट में एक बात बताऊंगा, नोट द मार्क्स एंड नेगेटिव्स। एक सिंगल कॉपी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी होगी जहाँ पे आपकी सारी गलतियाँ लिखी रहेंगी। पहले उस कॉपी में ऐसा हो सकता है कि एक टेस्ट में 20-20 गलतियाँ हों, 25-25 गलतियाँ हों, और उसमें आपने सबको लिखा हो। टाइम कंज्यूमिंग है, पहले बता रहा हूँ। ऐसा कोई मत सोचना कि यार टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, 3-4 घंटे ले जाता है। जितने टेस्ट बैठे में लगता है ना उतना ये ले जाता है। लेकिन एट द एंड जब आप एक देखना कि ये पिरामिड की तरह बनता जाएगा, पहले आपके पास इतने सारे होंगे और एट द एंड जब नीट आएगा ना तो आपके पास बहुत ही कम नेगेटिव्स बचे होंगे, बहुत ही कम गलतियाँ बची होंगी। अगर आप इन सब नेगेटिव्स को मान लो पहले 20-25 कर रहे थे ना, और आप 25 से मान लो कि 5 पे पहुंच गए ना, तो बस आप समझ जाओगे आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है। आपको एक टारगेट रखना है, एक नोटबुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटबुक मैं बताऊंगा वो बनानी है, जिसमें आपको अपनी गलतियां नोट करनी है, आपको अपने नेगेटिव्स नोट करने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है, जो टेस्ट के मार्क्स थे, टेस्ट के मार्क्स, नेगेटिव्स और किस टेस्ट डेट को टेस्ट दिया था, उसको एक लिस्ट बना के रखनी है कि इस डेट को मैंने टेस्ट दिया, ये टेस्ट नंबर ये था, इतने का टेस्ट था और इतने मैंने नेगेटिव है और इतने मैंने मार्क्स है। उसके बाद उस नोटबुक में उस सारे नेगेटिव्स वो, मतलब जो भी गलतियाँ थी वो सारे मेंशन होनी चाहिए, फॉर्मूले मेंशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक फॉर्मूला। जब वो सारे एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा ना तो एट द एंड ना आपको बस वही रिवाइज करना होगा। लास्ट 15 दिन जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होगे ना, ये जो मैंने लिखा है, लास्ट फुल 15 दिनों में जब फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होगे ना, सिर्फ आपको उससे एक पतली नोटबुक को रिवाइज करना होगा, क्योंकि और सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो चुके होंगे और जो गलतियां होंगी आपने उसको सही कर लिया है, और फिर नीट में अपन पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे। अपन हो सकता है कि 650 प्लस तो डेफिनेटली स्कोर कर जाए। अगर अपन 700 ना जा पाए ना, हमें चाहिए 630 प्लस, ठीक है, 630 प्लस में हमारा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर 650 प्लस हो गए तो हम बहुत बढ़िया कॉलेज में, अपनी चॉइस के कॉलेज में जा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, बहुत दिनों बाद आया हूँ। सो आई होप कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। अपने 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरा टारगेट है कि इस मंथ के एंड तक मैं 10,000 सब्सक्राइबर कर लूँ, मतलब एक्चुअली मैं 10,000 बच्चों तक पहुँच सकूँ और उनकी भी हेल्प कर सकूँ। सॉरी फॉर देम कि मैं बहुत बच्चों को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, बट कोशिश करता हूँ बहुत बच्चों को रिप्लाई करने का, और मैं कोशिश करता हूँ सबको हेल्प करने का। विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आप लोग पढ़ते रहो, वीडियो ज़्यादा ना देखना, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना ताकि चीज़ें जल्दी ख़त्म हो, टाइम कम लगे, और एक चीज़ से स्टिक रहना। बाकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेके आता रहूँगा जिसमें आपको कौन सी टेस्ट को कैसे करना है, कौन चैप्टर को कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।